हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेटा मांग की कीमत की लोच की कोटियां। आज हम पढ़ते हैं बेटा मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर इकाई लोचदार मांग या एक विशेष अवस्था। क्या कहता है, जो मांग वक्र के जितने भी बिंदु होते हैं उन बिंदुओं के ऊपर इकाई लोचदार मांग, इकाई होती है ED = 1। ये एक विशेष अवस्था होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा, इसके अंतर्गत हमारा क्या होता है, हमारा जो मांग वक्र होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं उसे बेटा। हमारा क्या, हमारा जो मांग वक्र है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने का मतलब क्या होता है बेटा, ये विशेष क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर हमारे एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने क्यों होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी भी बिंदु के ऊपर आप जाते हो तो वहाँ से ये ले लो, तो ये बिंदु आता है हमारा, ठीक है। किसी भी बिंदु के ऊपर हम जाते हैं उसके अंदर इसके अंदर जो ये हमारी आयत बनती है, क्या बनती है, जो आयत बनती है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, हर एक आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। क्या रहता है, हर एक आयत का क्षेत्रफल इक्वल होता है, बराबर होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके अंदर जैसे ये हमारा था बेटा मांग वक्र DD, क्या था हमारा मांग वक्र DD, ये हमारा OX अक्ष है, ये OY अक्ष है। इसको आप कुछ भी दे दें, OEBPQRSTU, कुछ भी दे दें। हम किसी भी आयत को उठाते हैं, चाहे OEDB या OBED, आयत है हमारी OEDB, इसका जो क्षेत्रफल है का क्षेत्रफल, हमारी जो आयत कौन सी बन रही है, OTPQ, इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, बराबर होता है। और ये बराबर कब होता है, ये बराबर होता है जब हमारा मांग वक्र कैसा होता है, DD वक्र कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। क्या होता है हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। जब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है तो सभी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु के ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय क्या होता है, वस्तु के ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय हर स्थिति के अंदर बराबर रहता है। कुल व्यय क्या रहता है बेटा, हर स्थिति के अंदर स्थिर रहता है, बराबर रहता है। उसके ऊपर, कुल व्यय के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तब हमारा क्या होता है, DD मांग वक्र क्या होता है बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेटा मांग की कीमत लोच को मापने की जो विधियां हैं, उन विधियों को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, मांग की लोच को मापने की विधियां। किसको पढ़ते हैं, मांग की लोच को मापने की विधियां। बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपने बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। यदि समझ में नहीं आता है तो इसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालिए, आपको दोबारा से समझाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेटा मांग की कीमत लोच को मांग की कीमत लोच का माप। मांग की कीमत लोच को मापने की कितनी विधियां हैं बेटा, 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। कौन कौन सी, एक तो है बेटा कुल व्यय विधि, दूसरी है आनुपातिक या प्रतिशत विधि, आनुपातिक भी बोलते हैं और इसको प्रतिशत भी बोलते हैं बेटा, आनुपातिक या
प्रतिशत विधि, और थर्ड है अपनी बेटा ज्यामितीय विधि। थर्ड क्या है? ज्यामितीय विधि। मांग की कीमत लॉस को मापने की कितनी विधियां हैं बेटा? कुल 3 विधियां हैं, कुल व्यय विधि, आनुपातिक या प्रतिशत विधि, और थर्ड है अपनी ज्यामितीय विधि। हमें पता बेटा मांग की लोच क्या होती है? इकाई लोचदार होती है, इकाई से अधिक और इकाई से कम होती है। तो इनको मापने की 3 विधियां हैं। कुल व्यय विधि, सबसे पहले हम जिसके विषय के बारे में चर्चा करेंगे वो है हमारी कुल व्यय विधि। क्या है बेटा? कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि का इसका प्रतिपादन किसने किया था बेटा? इसका प्रतिपादन किया था डॉक्टर मार्शल ने। कुल व्यय विधि का प्रतिपादन किसने किया था बेटा? डॉक्टर मार्शल। कुल व्यय विधि का प्रतिपादन डॉक्टर मार्शल ने किया था। इस विधि के अनुसार बेटा मांग की कीमत लॉस को मापने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है और किस दिशा में होता है। कुल व्यय विधि हमारी क्या क्या बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, क्या? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन जब होता है, कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किया जाने वाला, कीमत में परिवर्तन हो गया, कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में, किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है, कितना परिवर्तन होता है और किस दिशा में होता है, और किस दिशा में होता है। कुल व्यय विधि हमारी क्या बताती है बेटा? कुल व्यय विधि हमें बताती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कितना परिवर्तन होता है और जो परिवर्तन हुआ है वो किस दिशा में हुआ है। जब किसी वस्तु की कीमत के कम या अधिक होने से, क्या? जब किसी वस्तु कीमत में परिवर्तन होगा तो कीमत में परिवर्तन क्या है? कीमत में परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, मतलब किसी वस्तु की कीमत बढ़ भी सकती है और किसी वस्तु की कीमत कम भी हो सकती है। तो किसी वस्तु की कीमत के कम या अधिक होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय पर यदि कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उसे मांग की लोच क्या होती है बेटा? इकाई के बराबर होती है। जब कहता है जब कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत किसी वस्तु की कीमत में कम या अधिक, वस्तु की कीमत क्या या कम हो जाए चाहे अधिक हो जाए, चाहे वस्तु की कीमत कम हो या अधिक हो, कम या अधिक होने से उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में, क्या है? उस पर जो कुल व्यय जो किया जाता है उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें परिवर्तन नहीं होता? कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं, कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या बताता है? किसी वस्तु की कीमत चाहे कम हो चाहे अधिक हो, लेकिन उस पर किया जाने वाला कुल व्यय, उस पर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मांग की लोच क्या होती है बेटा? मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। तो मांग की लोच हमारी क्या होती है बेटा? इकाई के बराबर होती है। जब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? इकाई लोचदार मांग। इसे क्या कहा जाता है बेटा? इकाई लोचदार मांग। तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? इकाई लोचदार मांग। जब क्या कहता है? चाहे किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए चाहे अधिक हो जाए, चाहे उतनी की उतनी कीमत रहती है,
तो भी उस पर जो कुल व्यय किया जाता है, मतलब उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके ऊपर टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर किया जाता है, खर्च किया जाता है बेटा, उस कुल व्यय के अंदर कोई परिवर्तन, कुल व्यय न कम होता है न ज्यादा होता है, तो वो स्थिति हमारी क्या होती है, इकाई लोचदार मांग। वो स्थिति हमारी कौन सी होती है, इकाई लोचदार मांग। तो मांग की लोच क्या रहती है बेटा, हमेशा बराबर रहते, कुल उस पर किया जाने वाला कुल व्यय क्या रहता है, स्थिर रहता है, न बढ़ता है न घटता है, चाहे कीमत कम हो चाहे कीमत ज्यादा हो, कुल व्यय वो क्या है बेटा, हमेशा बराबर रहता है। तो क्या होती है वो, मांग की लोच इकाई के बराबर रहती है। मांग की लोच किसके बराबर रहती है बेटा, इकाई के बराबर रहती है। सेकंड जो हमारी है, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए, क्या, कीमत कम, कीमत कम होने से कुल व्यय बढ़ जाता है। कीमत कम हुई लेकिन कुल व्यय क्या हो गया बेटा, बढ़ जाता है। और कीमत क्या हो जाती है, अधिक, कीमत अधिक हो गई और तो कुल व्यय क्या हो जाता है बेटा, उस पर किया जाने वाला कुल व्यय कम हो जाता है। क्या कहता है, किसी वस्तु की कीमत के कम होने से, कीमत कम कुल व्यय अधिक, कीमत अधिक कुल व्यय कम, कीमत अधिक हुई कुल व्यय कम हुआ, कीमत कम हुई कुल व्यय अधिक अधिक हो गया। तो मतलब कि क्या है, इसके अंदर कैसा संबंध है बेटा, इनके अंदर ऋणात्मक संबंध हो गया। कैसा संबंध हो गया बेटा, ऋणात्मक। ऋणात्मक संबंध किस प्रकार से हुआ, इस प्रकार से हुआ। क्यों, क्योंकि बेटा कीमत तो बढ़ रही है लेकिन कुल व्यय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक पॉजिटिव जा रहा है, एक नेगेटिव जा रहा है, इसलिए इनके बीच में कैसा संबंध हो गया बेटा, ऋणात्मक। जब ऋणात्मक संबंध होता है तो क्या होती है, मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। मांग की लोच क्या होगी बेटा, मांग की लोच इकाई से अधिक, मांग की लोच क्या हो जाएगी बेटा, इकाई से अधिक। इकाई से अधिक का मतलब क्या हो गया बेटा, मांग की लोच अधिक लोचदार, अधिक लोचदार। मांग की लोच क्या हो जाती है बेटा, अधिक लोचदार। जब कीमत और कुल व्यय में क्या, जब कीमत और कुल व्यय में ऋणात्मक संबंध है तो इकाई से अधिक लोचदार। तो ईडी हमारी, ईडी होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी की फुल फॉर्म होती है बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ईडी हमारी होती है वो इकाई, इकाई होती है बराबर एक, एक से अधिक। इकाई क्या होती है, एक के बराबर, और अधिक लोचदार हो गई तो मतलब क्या है, एक से अधिक, एक से अधिक। ईडी हमारी क्या होती है बेटा, एक से अधिक या इकाई से अधिक लोचदार, मतलब कि वो हमें वो क्या होती है बेटा, ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। नेक्स्ट, थर्ड कंडीशन इसके अंतर्गत कौन सी आती है बेटा, थर्ड कंडीशन आती है जब कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध हो, धनात्मक। कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध होता है बेटा, धनात्मक। कीमत और कुल व्यय में इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार इसे क्या बोलते हैं बेटा, बेलोचदार भी बोलते हैं। इकाई से कम लोचदार या बेटा बेलोचदार। जब कीमत और कुल व्यय में
धनात्मक संबंध। कैसा संबंध बेटा? धनात्मक संबंध। जब कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध हो? धनात्मक संबंध। धनात्मक संबंध क्या बताता है कि किसी वस्तु की कीमत कम, कुल व्यय भी कम हो जाता है। कीमत अधिक और कुल व्यय भी अधिक हो जाता है। भाई कीमत क्या हुई? कम हुई तो कुल व्यय भी कम हो गया हमारा। कीमत क्या हुई? अधिक, तो कुल व्यय भी हमारा क्या हो गया? अधिक। ये कौन सी विधि होगी? इनके बीच में जो संबंध हो गया वो कौन सा संबंध हो गया बेटा? धनात्मक संबंध। कैसा संबंध है? कीमत और कुल व्यय का। बेटा हम विधि कौन सी करने लग रहे हैं? कुल व्यय विधि। तो हमने कीमत का संबंध किससे निकालना है? कुल व्यय से। किसे निकालना है? कुल व्यय से। तो कीमत का संबंध जब कुल व्यय से निकालते हैं, जो कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध हो? धनात्मक। कीमत और कुल व्यय में धनात्मक संबंध किस प्रकार से हो? कीमत कम, कुल व्यय भी कम है। कीमत अधिक है, कुल व्यय भी अधिक है, तो क्या होगी? इकाई से कम लोच। मांग की लोच क्या होगी? इकाई से कम। मांग की लोच ईडी जिसे की बोलते हैं, ईडी इज लेस देन 1। ईडी इज लेस देन 1। ईडी है वो एक से क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। ईडी क्या हो जाती है? एक से कम। तो जब ईडी एक से कम होती है तो इकाई से कम लोचदार, या जिसे कहते हैं बेटा बेलोचदार भी कहते हैं, बेलोचदार मांग कहा जाता है। तो कुल व्यय विधि के अंदर 3 स्टेप्स आते हैं। क्या बेटा? हम विधि देख, इसको याद करने का आसान तरीका है। हम विधि कौन सी करते हैं? कर रहे हैं कुल व्यय विधि। तो हमने जब कुल व्यय विधि निकाल करने लग रहे हैं तो हमने किसको लेना है? कुल व्यय को। किसको लेना है? कुल व्यय। कुल व्यय और कीमत, कीमत और कुल व्यय, इन दोनों चीजों को लेंगे। जब इनके बीच में, जब कीमत चाहे कम हो चाहे अधिक हो, चाहे कीमत कम हो जाए चाहे अधिक हो जाए, लेकिन उस पर किया जाने वाला कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं। कुल व्यय में कोई परिवर्तन ही नहीं होता, चाहे कीमत कितनी अधिक हो जाए चाहे कीमत कितनी कम हो जाए। कुल व्यय हमेशा क्या रहता है? जब बराबर रहता है तब तो ईडी इज इक्वल टू 1। ईडी इज इक्वल टू 1। तो ईडी इज इक्वल टू 1। और जब कीमत और कुल व्यय संबंध कैसा है बेटा? इनके बीच में संबंध हो ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब होता है बेटा उल्टा। ऋणात्मक मतलब क्या है? उल्टा। कीमत कम कुल व्यय अधिक, कीमत अधिक कुल व्यय कम। जब ऐसा होता है तब हमारी क्या होती है बेटा? ईडी, इनके बीच में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो क्या होती है बेटा? इकाई से अधिक। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इकाई से अधिक, मतलब कि लोचदार। इकाई से अधिक का मतलब क्या है बेटा? लोचदार। जब कीमत और कुल व्यय, कीमत और कुल व्यय में कैसा संबंध है? इनके बीच में संबंध हो गया, इनके बीच में धनात्मक। इनके बीच में संबंध कैसा हो गया? धनात्मक। ईडी इकाई से कम, इकाई से कम, या इसे क्या बोलते हैं बेटा? बेलोचदार मांग बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? बेलोचदार मांग। तो ये थी बेटा हमारी कुल व्यय विधि की, मांग की लोच को मापने की कुल व्यय विधि ये होती है हमारी। इसके अंतर्गत इसको एक तालिका द्वारा करके देखते हैं बेटा। एक तालिका बनाते उसके द्वारा आपको समझाते हैं किस प्रकार से।
स्थिति ए बी सी। उसके बाद लेते हैं बेटा वस्तु की कीमत। कीमत है 2 1। एक स्थिति ये, दूसरी बी स्थिति के अंदर भी वस्तु कीमत 2 और 1, तीसरी स्थिति है उसके अंदर भी वस्तु कीमत 2 और 1। अब देखते हैं बेटा मात्रा। मात्रा किसके रूप में लेते हैं? किलो के रूप में। इसके अंतर्गत क्या है बेटा? 4 8 4 10 3 4, 4 8 4 10 3 4। अब देखते हैं बेटा कुल व्यय। अब क्या देखते हैं बेटा? कुल व्यय। 4 दूनी 8। भाई कितनी मात्रा दे? कीमत कितनी है? 2। मात्रा कितनी खरीदी हमने? 4। जब कीमत 2 थी तो हम 4 मात्रा खरीदे, तो कुल व्यय हमारा किसके बराबर हो गया? 8। जब कीमत 2 से कम होकर कितनी हो गई? 1। हमने कितनी मात्रा खरीदी इसकी? 8। 8 खरीदी तो इसके ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय कितना है बेटा? 8। ये तो थी बेटा एक स्थिति। इसके अंदर बेटा कुल व्यय क्या रहा है बेटा? हमेशा आपने देखा कुल व्यय, देखो कीमत 2 थी तब भी हमारा कुल व्यय कितना था? 8। कीमत कम होकर 1 हो गई तब भी हमारा इसके ऊपर किया जाने वाला कुल व्यय कितना बेटा? बराबर। तो यहां पर कुल व्यय क्या हो गया बेटा? समान। तो इसके अंदर मांग की लोच क्या होगी बेटा? इसके अंदर मांग की लोच ED = 1। इकाई, इकाई के बराबर। इकाई के बराबर, इकाई मैंने बताया था इकाई क्या होती है बेटा? 1। इकाई के बराबर इकाई क्या होती है हमारी? 1। सेकंड कंडीशन हमारी क्या है बेटा? कीमत कितनी थी? देख इसी का लेते हैं। कीमत कितनी थी? 2। कीमत कितनी थी हमारी? 2। हमने कितनी मात्रा खरीदी? 4। कुल व्यय हमारा कितना हो गया? 4 दूनी 8। कीमत 2 से कम होकर कितनी हो गई? 1। हमने कितनी मात्रा खरीदी? 10। कुल व्यय क्या हो गया बेटा? पहले हमने कुल व्यय किया था जब कीमत 2 थी तो हमारा कुल व्यय कितना हुआ था उस वस्तु के ऊपर? 8। कीमत कम होकर 1 हो गई तो हमारा कुल व्यय कितना हो गया बेटा? 10। तो इसके अंदर कुल व्यय में क्या हो गया? वृद्धि। कुल व्यय में क्या हो गया बेटा? कुल व्यय में क्या हुई? वृद्धि। कुल व्यय में वृद्धि हुई। कीमत क्या हुई? कम। और कुल व्यय क्या हो गया? ज्यादा। कैसा संबंध हो गया इसमें? ऋणात्मक। कैसा संबंध हो गया बेटा? ऋणात्मक। ऋणात्मक संबंध होने से क्या होता है? ED > 1। ED हमारी जो आएगी वो 1 से क्या है बेटा? अधिक। ED क्या है? इकाई से अधिक। ED क्या होगी हमारी? इकाई से अधिक। ED हमारी क्या होगी बेटा? इकाई से अधिक। ED हमारी क्या होगी? इकाई से अधिक। सेकंड कंडीशन के अंदर। थर्ड कंडीशन है बेटा कीमत वही 2 1। जब कीमत 2 थी हमने कितनी मात्रा खरीदी? 3। 2 तिया 6। कीमत क्या होगी? 1। हमने कितनी मात्रा खरीदी? 4। कुल व्यय कितना होया? 4। कीमत में क्या हुई? कमी। लेकिन कुल व्यय भी क्या हो गया? 6 से घटकर कितना हो गया? 4। कुल व्यय में क्या हुई बेटा? कमी। कुल व्यय में क्या हुई? कुल व्यय में क्या हुई? कमी। जब कुल व्यय में कमी होगी तो इसका मतलब ED << 1। ED क्या है? वो कम है इकाई से कम। ED क्या हो गया हमारी? इकाई से कम। तो इसे तो बोलते हैं इकाई लोचदार मांग, इसे इकाई से अधिक या लोचदार मांग, इसे कहते हैं ED << 1 होते हैं तो इकाई से कम या बेलोचदार मांग भी इसे कहा जाता है।
इस प्रकार बेटा ये थी हमारी कुल व्यय विधि, कि ये क्या थी हमारी कुल व्यय विधि। तो आज हम कुल व्यय विधि के बारे में पढ़ा है, तो ये थे हमारे कुल व्यय विधि। इसके बारे में यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए आप नीचे लिखे, आपको जो कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। बेटा आज जो काम करवाया गया है, जो हमारा जो मांग वक्र है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होता है, दूसरा मांग की लोच को मापने की 3 विधियां थी, उसमें से आज पहली विधि हमने की है कुल व्यय विधि, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, आपकी समस्या सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।